अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो क्या हाल है? आज हम हाजिर हुए एक नए लेक्चर के साथ और वो लेक्चर जो है वो पिछले लेक्चर से बिल्कुल ही रिलेटेड है। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि भाई मेलोनाइट कोएंजाइम कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आज अभी इस लेक्चर में हम बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि फैटी एसिड्स जो है वो कैसे सिंथेसाइज होते हैं। लेक्चर काफ़ी लंबा जाने वाला है, इसलिए काफ़ी पेंसिल पास रख लें, जो नोट करना हो वो नोट कर लिया करें और साथ में खाने के लिए कुछ लाजमी रख लें ताकि बोर ना हो और आपकी एनर्जी कम भी ना हो। तो चले बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है फैटी एसिड्स की सिंथेसिस। क्या? फैटी एसिड्स की सिंथेसिस। ठीक है, फैटी एसिड की सिंथेसिस के लिए जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास जो होती है, जो मस्ट होती है, वो है मेलोनाइल कोएंजाइम ए। उसके बाद फैटी एसिड की सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है वो कोई एक एंजाइम नहीं होता बल्कि एक मुकम्मल कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें 7 डिफरेंट टाइप्स एंजाइम्स ये चीज़ें यूज़ होंगी। तो जो एंजाइम फैटी एसिड के सिंथेसिस के लिए यूज़ होता है मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। उस एंजाइम को बोलते हैं मल्टी फंक्शनल, ठीक है, या मल्टी एंजाइम, मल्टी एंजाइम्स फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स। कौन से एंजाइम्स होंगे? पूरा कॉम्प्लेक्स होगा जिसका नाम क्या है? मल्टी एंजाइम फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब जब भी याद रखना लफ्ज़ कॉम्प्लेक्स आ जाए किसी एंजाइम के साथ तो समझ जाओ कि कोई एक एंजाइम यूज़ नहीं हो रहा बल्कि बहुत सारे एंजाइम्स यूज़ होंगे। जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करते चले जाएंगे तो हम एंजाइम्स को एक साइड पे लिखते चले जाएंगे कि कौन कौन से एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं, जिससे हम ये पता करेंगे टोटल कितने एंजाइम्स हैं। ठीक है, तो देखो मैं ऐसे थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ, बाकी तो हम साथ साथ करेंगे। इस पूरे कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर में 2 पॉइंट्स ऐसे होते हैं। कितने पॉइंट्स? 2 पॉइंट्स। मैं स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ऐसे बनाऊंगा इस पूरे कॉम्प्लेक्स को। उसमें से 2 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पर थायोल ग्रुप अटैच हुआ होता है। कौन सा ग्रुप? एसएच ग्रुप जिसे बोलते हैं, थायोल ग्रुप। ठीक है, कौन सा ग्रुप? थायोल ग्रुप। एक थायोल ग्रुप इधर अटैच हुआ होता है यहाँ पर एसएच, और एक इधर अटैच हुआ होता है। ठीक है, 2 थायोल ग्रुप अटैच होते हैं, एक एक साइड पे होता है और एक इस साइड पे होता है। ये वाला जो थायोल है, ये वाला, ठीक है, ये जिस कॉम्प्लेक्स के साथ, जिस एंजाइम के साथ अटैच हुआ होता है उस एंजाइम को बोलते हैं बीटा कीटो एसाइल सिंथेज। क्या नाम है उसका? बीटा कीटो एसाइल सिंथेज। एक एंजाइम हमारे पास पता चल गया, कौन सा है? बीटा कीटो एसाइल सिंथेज। इस वाले क्वेश्चन को जब भी यहाँ पर कोई काम करेंगे तो समझ जाओ कि यहाँ पर जो एंजाइम है वो है बीटा कीटो एसाइल सिंथेज। उसके एंजाइम के अंदर देखो प्रोटीन्स होती हैं, तो उस प्रोटीन में एक प्रोटीन हमारे पास सिस्टीन होती है। कौन सी? सिस्टीन, जिसमें मतलब थायोल ग्रुप अटैच हुआ होता है। तो उस सिस्टीन रेजिड्यूज पे थायोल ग्रुप होता है। तो यहाँ पर एक थायोल ग्रुप अटैच हुआ, इस वाले प्रोटीन को क्या कहेंगे? बीटा कीटो एसाइल सिंथेज प्रोटीन या सिंथेज एंजाइम। ठीक है, इसको हम शॉर्टकट में इधर साथ में लिख देते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स को हम डिफाइन कर रहे हैं, मैं साइड पे लिख देता हूँ। ये वाला जो एंजाइम यूज होगा बीटा कीटो एसाइल है, इसको मैं KS लिख देता हूँ। KS का मतलब क्या है? कीटो एसाइल सिंथेज, जिस पे थायोल ग्रुप अटैच है, बल्कि इसको इधर साइड पे लिखेंगे, इतनी जगह इसके साथ नहीं करनी साइड। उसके बाद जो दूसरा है हमारे पास, ये वाला थायोल, ये वाला ग्रुप जो है थायोल ग्रुप, कौन सा? ये वाला भी थायोल ग्रुप है। ये जिस कॉम्प्लेक्स, जिस प्रोटीन, जिस एंजाइम के लिए अटैच हुआ होता है उसको बोलते हैं ACP। उसे क्या बोलते हैं? ACP। ACP का मतलब क्या है? एसाइल कैरियर प्रोटीन। ये बहुत ही, ये तकरीबन सेंटर में होता है और इसमें एसाइल कैरियर प्रोटीन जिसे बोलते हैं, या इन शॉर्ट ACP, जिसके ऊपर एक SH यानी थायोल ग्रुप अटैच होता है। पूरे इस कॉम्प्लेक्स में 2 जगहों पर थायोल ग्रुप अटैच हुए हैं, एक बीटा
हमारे पास एसाइल कैरियर प्रोटीन पर एसएच का ग्रुप जो है वो अटैच हुआ होता है। तो एक प्रोटीन हमारे पास कॉम्प्लेक्स के अंदर ये निकल आई जिसको हम कहेंगे एसीपी। क्या है? एसीपी। तो आपको पता लग गया कि हमारे पास एक बीटा केटोएसाइल सिंथेज है और एक एसाइल कैरियर प्रोटीन है। अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स में से दो चीजों का पता लगा लिया, एक ये वाला एंजाइम है, एक ये वाली प्रोटीन है, ठीक है, जिसके दोनों के ऊपर ये मेन है, इसके अंदर भी प्रोटीन है लेकिन अंदर भी एंजाइम्स हैं, लेकिन मेन हमारे पास जिसको समझने की जरूरत है वो है कि इनके ऊपर थायोल ग्रुप अटैच हुआ होता है, एसएच ग्रुप इन दोनों के ऊपर अटैच हुआ होता है। अब ये हमारे पास एंजाइम पड़ा हुआ है। मैं आपसे कहता हूं कि आपने बिल्कुल मोबाइल यूज करना है, तो मोबाइल को यूज करने के लिए जरूरी चीज क्या है कि आपके मोबाइल में चार्जिंग होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास ये पड़ा हुआ तो है एंजाइम, हमारे पास पूरा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसको चार्ज करना जरूरी है। इसको इस्तेमाल करने के लिए इसको चार्ज करना जरूरी है। तो फैटी एसिड की सिंथेसिस के लिए सबसे पहला जो काम किया जाता है वो अपने कॉम्प्लेक्स को चार्ज किया जाता है। चार्ज करने के बाद फिर टोटल 4 स्टेप्स हैं, टोटल 4 स्टेप्स हैं जिसमें एक साइकिल कंप्लीट होता है और बार बार उस साइकिल के अकर होने की वजह से हमारे पास फैटी एसिड जो है वो बड़ा होता चला जाता है, उसकी प्रोडक्शन होती चली जाती है। वो हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि कैसे होती है। अब देखो सबसे पहले जो हमारा स्टेप है वो याद रखना, इन चीज़ों को मैं मिटा रहा हूँ लेकिन इसको हम नहीं मिटाएंगे, इसको साथ साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप है वो स्टेप हमने क्या करना है भाई, हमने सबसे पहले चार्जिंग करनी है कॉम्प्लेक्स की। नंबर पहला जो काम करना है हमें वो करना है चार्जिंग ऑफ दी कॉम्प्लेक्स, चार्जिंग ऑफ दी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पूरा लेक्चर इंटर रिलेटेड है, इसलिए कोई पॉइंट मिस नहीं करना। सबसे पहला काम है इस कॉम्प्लेक्स को चार्ज करना। चार्ज कैसे किया जाता है, यहाँ पर और यहाँ पर कुछ हमने अटैच करना होता है। ये वाला कौन सा ग्रुप था? एसीपी, और ये वाला कौन सा है? केएसआई बीटा कीटोएसाइल सिंथेज कॉम्प्लेक्स। अब जो हमारे पास बीटा एसाइल है ये वाला जो ग्रुप है, यहाँ पर चार्जिंग में सबसे पहले जो काम होता है, अगर यहाँ पर भी देखो तो 2 स्टेप्स होते हैं चार्जिंग के अंदर, हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे पास केएस पे बीटा कीटोएसाइल सिंथेज कॉम्प्लेक्स पे हम अटैच करते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए को। ये हमारा बिल्कुल एसिटाइल कोएंजाइम ए है, वो फैटी एसिड की सिंथेसिस के लिए बिल्कुल स्टार्टिंग मॉलिक्यूल से बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग होती है। तो सबसे पहले हमने इस एंड पे किसको अटैच करना है? एसिटाइल कोएंजाइम ए को, एसिटाइल कोएंजाइम ए को अटैच करना है। कैसे अटैच करेंगे भाई? जो एंजाइम यूज होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए को अटैच करने के लिए उसे बोलते हैं, उस एंजाइम का नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए एसीपी ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज का मतलब ये एसिटाइलेज ग्रुप को यहाँ पे अटैच करेगा। एंजाइम का नाम क्या है? तीसरा एंजाइम हमें पता चल गया। तीसरा एंजाइम कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन सा है? एसिटाइल कोएंजाइम ए एसीपी ट्रांस एसिटाइलेज। इसको मैं इन शॉर्ट लिख देता हूँ एटी। इसको मैं इन शॉर्ट क्या लिख देता हूँ? एटी। एटी का काम क्या है भाई? एटी का काम है केएस के ऊपर, कीटोएसाइल सिंथेज के ऊपर जो एसएच ग्रुप है, थायोल ग्रुप है, वहां पर अटैच करना एसिटाइल कोएंजाइम ए को। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए में से जो एसिटाइल कोएंजाइम ए को इसके ग्रुप को अटैच किया जाता है, सॉरी इसके ग्रुप को, एसिटाइल ग्रुप को हम यहाँ पर अटैच करेंगे, कोएंजाइम ए को अटैच नहीं करेंगे। तो वो कैसे अटैच होगा? यहाँ से उस एंजाइम की वजह से हाइड्रोजन रिमूव होगा और इसके साथ एसिटाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। एसिटाइल ग्रुप क्या है? ये वाला ग्रुप है एसिटाइल कोएंजाइम ए में से जो एसिटाइल ग्रुप है। तो यहाँ पर क्या अटैच हुआ हमारे पास? एसिटाइल ग्रुप। चार्जिंग हो रही है तो यहाँ पर हुआ अटैच एसिटाइल ग्रुप। और याद रखना इस एसिटाइल ग्रुप को हम बीटा कहेंगे, बीटा ग्रुप कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये बीटा साइड पे अटैच है इधर, तो ये हमारे पास बीटा ग्रुप होगा, ठीक है। एक चार्जिंग हो गई। दूसरा जो प्रोसेस किया जाता है चार्जिंग के अंदर, एक चार्जिंग तो ये होगी कि हमने इस एंड पे एसिटाइल ग्रुप को अटैच कर लिया। दूसरा जो प्रोसेस होता है हमारे पास चार्जिंग में वो होता है
एसाइल कैरियर प्रोटीन से एसाइल कैरियर प्रोटीन्स पे हम अटैच करेंगे मेलोनाइल ग्रुप को। हमने पिछले रिएक्शन में जो स्टार्टिंग रिएक्शन था उसमें मेलोनाइल ऐसे कोई एंजाइम ए बनाया था और उसका फॉर्मूला क्या था, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव CH2 C डबल बॉन्ड O S और कोएंजाइम ए। ये हमारे पास क्या था, मेलोनाइल कोएंजाइम ए। यहाँ से ये जो हमारे पास मेलोनाइल ग्रुप है, ये वाला, ये जो हमारे पास मेलोनाइल ग्रुप है, इस मेलोनाइल ग्रुप को यहाँ से डिटैच करके यहाँ पर क्या करना है, हमने अटैच करना है। यहाँ पर अटैच करेंगे तो कोएंजाइम ए जो है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये H निकलेगा और ये वाला जो ग्रुप है वो यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, C डबल बॉन्ड O फिर CH2 और फिर C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, देखो हमने एक थायोल ग्रुप पे एसिटाइल को अटैच किया और एक थायोल ग्रुप पे मेलोनाइल को अटैच किया, हमारी चार्जिंग हो गई है। हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स है अब ये फैटी एसिड सिंथेसिस करने के लिए तैयार हो गया है। तो चार्जिंग में दो काम किए जाते हैं, इस जो KS ग्रुप है, KS सिंथेज है, उस पे हम एसिटाइल ग्रुप को अटैच करते हैं और जो ACP है उस पे हम मेलोनाइल ग्रुप को अटैच करते हैं। दोनों हो गए अटैच। अब हमने आगे क्या करना है, अब आगे इसकी शुरू होनी है सिंपल सिंथेसिस। एक चीज याद रखना, देखो ये वाला जो बॉन्ड है CS और इसका इस तरह ये वाला जो बॉन्ड है इसको क्या बोलेंगे, थायोईस्टर लिंकेज। इसे क्या बोलेंगे, थायोईस्टर लिंकेज। तो इन दो जगहों पर थायोईस्टर की लिंकेज हो गई है। एसिटाइल ग्रुप कौन सी के साथ बनाया, उसने KS के साथ, बीटा कीटोएसाइल सिंथेज के साथ। और इसने किसके साथ बनाया, इसने बनाया हमारे पास ACP के साथ, एसाइल कैरियर प्रोटीन के साथ। ठीक है, अब ये वाला काम खुद ब खुद तो होता नहीं है, तो लाजमी बात है इस ग्रुप को यहाँ ट्रांसफर करने के लिए कोई ना कोई ट्रांसफरेज एंजाइम यूज होगा। तो उस ट्रांसफरेज एंजाइम को हम क्या कहेंगे, क्योंकि हमने कौन सा ग्रुप ट्रांसफर करवाया था, मेलोनाइल। कौन सा, मेलोनाइल। तो मेलोनाइल कोएंजाइम ए ACP ट्रांसफरेज, ये वाला एंजाइम हमने यूज किया। कौन सा एंजाइम, मेलोनाइल कोएंजाइम ए ACP ट्रांसफरेज। तो चौथा एंजाइम हमें पता चल गया इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो मेलोनाइल कोएंजाइम ए ACP ट्रांसफरेज, या इसको मैं इन शॉर्ट यहाँ पे MT लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, MT। तो यहाँ तक समझ आ गई कि चार्जिंग कैसे हुई, चार्जिंग करने में कौन कौन से एंजाइम्स और कौन कौन से जो कंपाउंड्स हैं वो यूज हुए। तो दो कंपाउंड यूज हुए, एसिटाइल और मेलोनाइल। और एंजाइम कौन से यूज हुआ, एक एसिटाइल कोएंजाइम ACP ट्रांस एसिटाइलेज और एक हमारे पास मेलोनाइल कोएंजाइम ए ACP ट्रांसफरेज। तो ये दो एंजाइम यूज हुए और हमारे पास जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो चार्ज हो गया है। कॉम्प्लेक्स हो गया चार्ज। उसके बाद याद रखना, मैं इन चीजों को मिटा रहा हूँ लेकिन स्ट्रक्चर को नहीं मिटा रहा, स्ट्रक्चर को हम साथ साथ लेकर चलेंगे, वही इसमें दोबारा से बना लोगे इधर। ठीक है, अब चार्जिंग हो गई। अब आगे हमारे पास कुछ रिपीटिंग रिएक्शंस होंगे, उनका सीक्वेंस है। 4 किस्म के रिएक्शंस होंगे जो कि बार बार रिपीट होंगे। वो रिएक्शन हम 1 बाय 1 करेंगे और फिर बताएंगे कि ये कैसे कैसे रिपीट होते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स चार्ज हो गया था, कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या हो गया, चार्ज। यहाँ पर मैं कॉम्प्लेक्स बना देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये ACP है, ये KS है। यहाँ पर जो ग्रुप अटैच हुआ था वो कौन सा हुआ था, मेलोनाइल। वो कौन सा हुआ, मेलोनाइल ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पर जो KS पे अटैच हुआ था कीटोएसाइल, वहां पर कौन सा ग्रुप था, एसिटाइल। कौन सा, एसिटाइल। ठीक है, ये हमारे पास एक चार्ज्ड कॉम्प्लेक्स है जिसपे ये सब कुछ अटैच हुआ। अब सबसे पहला जो प्रोसेस
पहला स्टेप है वो है कंडेंसेशन का। किसका? कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन में क्या होगा कि कंडेंसेशन में हमारे पास ये वाला ड्यू टू दिस कॉम्प्लेक्स, ये जो मेलोनाइल का ये वाला ग्रुप है, ये वो इन द फॉर्म ऑफ CO2 रिलीज हो जाएगा। ये वाला इन द फॉर्म ऑफ CO2 रिलीज्ड। ठीक है, कहाँ से रिलीज हुआ? ACP से, जो मेलोनाइल ग्रुप था वहां से ये वाला ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ CO2 रिलीज हो गया। अब इसके रिलीज होने की वजह से क्या होगा? ये ग्रुप रिलीज हुआ, ये बॉन्ड टूट गया, तो अब ये क्या बन गया? ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक अट्रैक्शन करेगा। अब ये वाला जो CH2 है वो करेगा न्यूक्लियोफिलिक अट्रैक्शन। ये काम हुआ कंडेंसेशन में। दूसरा काम जो होता है हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स की वजह से, वो हमारे पास ये वाला बॉन्ड टूटता है। ठीक है, ये जो हमारे पास बीटा लिंकेज में थी, यहाँ पर ये जो बीटा कीटोएसाइड पे प्रेजेंट था एसिटाइल ग्रुप, वो इस S के साथ उसका बॉन्ड टूट जाएगा। इस S के साथ बॉन्ड टूटने की वजह से ये ग्रुप हमारे पास एक गुड न्यूक्लियोफाइल बन गया, गुड न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब यहाँ से इसका बॉन्ड टूटा था बेचारे का, यहाँ से इसका बॉन्ड टूट गया, तो ये वाला सारे का सारा ग्रुप जो है वो इस CH2, ये जो मैथिलीन है, इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ अटैच होगा तो क्या होगा कि ये हमारे पास जो बीटा एसाइल का ये ग्रुप है, बीटा एसाइल का ये वाला एसिटाइल यहाँ पर जाके अटैच होगा और एक नया स्ट्रक्चर बनेगा। वो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इधर देखो, जब अटैचमेंट होगी ये बॉन्ड टूट गया, ये स्ट्रक्चर सारा खत्म। ठीक है, उसके बाद ये वाला भी CO2 की फॉर्म में रिलीज हो गया, तो पीछे क्या रह गया? पीछे हमारे पास यहाँ पर तो SH हो गया, ये तो फ्री हो गया, ये वाली साइड फ्री हो गई। अब जितनी भी काम होगा वो ACP पे होगा। यहाँ पर हमने अटैच किया था CH2, जिसके साथ C डबल बॉन्ड O CH3 या H3C वो अटैच हो गया। कंडेंसेशन में सिर्फ यही काम हो रहा है। तो अब अगर देखो तो ये हमारे पास अल्फा कार्बन बनता है। ठीक है, और ये बीटा कार्बन क्योंकि ये बीटा से आया तो ये बीटा कार्बन हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो बीटा से आया हुआ। ठीक है, ये वाला पोर्शन बीटा से आया हुआ। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर बन गया, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एसीटो एसिटाइलेट, एसीटो एसिटाइलेट ग्रुप। इस वाले स्ट्रक्चर को आप क्या बोलेंगे? एसीटो एसिटाइलेट ग्रुप, और साथ में ACP लिख सकते हो क्योंकि ये ACP पे सारा अटैच हुआ। तो अब हो गया एसिटाइल कहाँ चला गया? मेलोनाइल के पास। किसके पास है? मेलोनाइल के पास। अब यहाँ पर जो मेन चीज आप लोगों को याद रखनी है कि भाई फैटी एसिड की सिंथेसिस में मेलोनाइल ही क्यों यूज हुआ, हम एसिटाइल को क्यों यूज नहीं कर पा रहे? तो उसकी एक ही रीजन है, और वो रीजन क्या है कि भाई अगर यहाँ पर होता ना एसिटाइल ग्रुप, क्या होता? एसिटाइल ग्रुप होता, तो ना तो ये मैथिलीन न्यूक्लियोफाइल बन पाता और ना ही CO2 को रिलीज किया जा सकता आसानी से। क्यों? क्योंकि ऐसे दो एसिटाइल ग्रुप से CO2 को रिलीज करना, ये दो एसिटाइल ग्रुप्स को आपस में इस तरह डायरेक्ट जोड़ना बहुत ही मुश्किल है। एंडरगोनिक रिएक्शंस होते हैं वहां पर, वो थर्मोडायनामिकली अनफेवरेबल है, वो रिएक्शन नहीं हो सकते। तो वहां पर मेलोनाइल जब हम अटैच करेंगे, मेलोनाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे, तो दरमियान में आ जाएगा एक CH2। तो अब वहां से CO2 को रिलीज करवाना और इस ग्रुप को अटैच करना वो थर्मोडायनामिकली फेवरेबल हो जाता है, वो इजी हो जाता है। तो इस वजह से हम मेलोनाइल कोएंजाइम A को फैटी एसिड की सिंथेसिस में यूज करते हैं। अब हमारे पास ये तो बन गया एसीटो एसिटाइलेट ग्रुप। अब इसके साथ कंडेंसेशन हमारी हो गई। अब अगला जो हमारे पास प्रोसेस होना है, उसका जो अगला रिएक्शन होना है, ये भी हो गया सारा। अगले रिएक्शन में हमारे पास क्या होना है, इसको भी मिटा देता हूं, ठीक है, समझाने के लिए था। अगले रिएक्शन में हमारे पास दूसरा जो काम है वो हमारे पास है रिडक्शन। दूसरा कौन सा रिएक्शन होना है? रिडक्शन। पहला कंडेंसेशन, दूसरा रिडक्शन। याद रखना, और रिडक्शन जब भी यहाँ पर विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म बात आती है तो समझ जाओ कि NADH में ओवरऑल की बात कर, NADH या NADPH
FADH या फिर FADH2 यूज होगा। लेकिन फैटी एसिड की सिंथेसिस में वन एंड ओनली NADPH यूज होगा। NADPH एज अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डोनर हमारे पास NADPH यूज होगा। NADPH यूज होगा और इसका काम क्या है? हाइड्रोजन सप्लाई करना, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना। किसको? जहां जहां पर इसको लगता है कि मैं हाइड्रोजन सप्लाई कर सकता हूं वहां पे करेगा। ये किस पे करेगा? ये जो हमारे पास देखो इसमें अल्फा कार्बन में मिटा देता हूं, ये हमारे पास कार्बन नंबर 1 2 3 और 4, ठीक है, 4 कार्बन वाला होगा। तो अब ये हमारे पास जो कार्बन नंबर 3 पे ये वाला CO है, यहां पर रिडक्शन काज करेगा। रिडक्शन कहां पर काज करेगा? एट कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 3 पे इस वाले पोर्शन पे रिडक्शन काज करेगा। तो रिडक्शन की वजह से यहां पर एक H आ जाएगा, ठीक है, और एक H इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, ऊपर OH हो गया, नीचे H हो गया, ठीक है। तो अब ये वाला स्ट्रक्चर है ये चेंज हो गया, रिडक्शन हो गई है। और रिडक्शन करने वाले के लिए आपको पता है कि कोई ना कोई रिडक्टेज एंजाइम यूज होगा। कौन सा वाला? रिडक्टेज एंजाइम। अब कौन सा रिडक्टेज एंजाइम? देखो इसका नाम बनाते हैं। इसका नाम क्या है? एक तो इस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, एक इसके साथ कार्बोनाइल ग्रुप है। अब ये क्या है? हाइड्रोक्सिल है, और वो हाइड्रोक्सिल किस पे? ये जो बीटा कार्बन था, तो इसका नाम क्या बनेगा? बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी। और देखो 1 2 3 4, तो बीटा एक बन गया, तो ये बन जाएगा ब्यूटाइराइल। क्या बन जाएगा? ब्यूटाइराइल ACP, ठीक है। स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइराइल ACP। तो यहां पर जो रिडक्टेज एंजाइम यूज होगा वो क्या होगा? बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP रिडक्टेज। कौन सा एंजाइम यूज होगा? बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP रिडक्टेज। तो हमारे पास एक और एंजाइम इस कॉम्प्लेक्स के अंदर से आ गया, और वो कौन सा एंजाइम है? इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, बीटा हाइड्रोक्सी को मैं हाइड्रोक्सी H और रिडक्टेज से R कर देता हूं, HR मतलब रिडक्टेज, ठीक है। बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP रिडक्टेज, क्योंकि यहां पर हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना वो क्या बना? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाराइल ACP। वो कॉम्प्लेक्स बन गया, हमारे पास रिडक्शन भी हो गई, हमारे पास रिडक्शन हो गई है। अब तीसरा स्टेप हमने करना है, पहला कंडेंसेशन, दूसरा रिडक्शन। तीसरा स्टेप हमारे पास है यही जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है जिसके फैटी एसिड्स बन रहे हैं, उसी कॉम्प्लेक्स की आगे होगी डिहाइड्रेशन। तो तीसरा स्टेप हमारे पास क्या है? डिहाइड्रेशन। तीसरा स्टेप है हमारे पास डिहाइड्रेशन, ठीक है। अब डिहाइड्रेशन में क्या होगा कि भाई ये कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, तो यहां से वो H2O को निकालेगा। कैसे निकालेगा? ट्रांसमैनर में। ट्रांसमैनर में कैसे? इस CH2 को मैं ऐसे लिख देता हूं, एक H ऊपर एक H नीचे, ठीक है। तो वो यहां से OH को और यहां से H को रिलीज कर देगा। मतलब क्या है कि कार्बन नंबर 3 से उसने OH लिया, और कार्बन नंबर 2 से उसने H लिया, और इन दोनों को इन द फॉर्म ऑफ H2O एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। डिहाइड्रेशन तो यही होती है ना कि हमने वाटर को निकालना है, तो कहां से निकाला? कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 2 से। अब जब ये H2O निकलेगा तो पीछे क्या बच जाएगा? देखो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ठीक है। जब ये दोनों खत्म, इसके भी 3 इसके भी 3, तो ये दोनों कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। ये दोनों कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो यहां पर डिहाइड्रेशन में तीसरा काम क्या हुआ? डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कौन से कार्बन? कार्बन नंबर 2 एंड 3 के दरमियान डबल बॉन्ड बन गया। और इसका नाम क्या बनेगा? देखो ये दोनों ट्रांसमैनर में, इसमें है ट्रांसमैनर में, तो इसका नाम बनेगा ट्रांस। अब देखो 1 2 3 4 है, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, तो अल्कीन भी आ गया, तो ट्रांस ब्यूटेनॉइल।
हमारे पास बन गया। क्या बन गया? ट्रांसब्यूटेनाइल ACP। ठीक है, और यहाँ पर जो एंजाइम यूज होगा, देखो डिहाइड्रेशन हो रही है तो लाजमी बात है कोई भी डिहाइड्रेटेज एंजाइम यूज होगा। तो एंजाइम तो यूज होना है डिहाइड्रेटेज। कौन सा? डिहाइड्रेटेज। वो वाटर को निकालेगा और कौन सा? उसके नाम के रिलेटेड, ट्रांसब्यूटेनाइल ACP डिहाइड्रेट, ट्रांसब्यूटेनाइल ACP डिहाइड्रेटेज। एक एंजाइम यहाँ पर यूज हुआ, डिहाइड्रेशन में एंजाइम यूज हुआ, कौन सा? ट्रांसब्यूटेनाइल ACP डिहाइड्रेटेज। तो इसको मैं भी इधर लिख देता हूँ, ये कौन सा है हमारे पास? BD इसको लिख सकते हैं, या फिर इसको हाइड्रोक्सी अल्केटिक, इसको मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, मैं इसको नाम दे देता हूँ BD का। ठीक है, कि एक हमारे पास डिहाइड्रेटेज एंजाइम यूज हुआ, या DD भी लिख सकते हो, DBD, वो मैं अपनी मर्जी आकर होगी, आपने कैसे उसको लिखना है। तो एक एंजाइम ये यूज हुआ और हमारे पास डिहाइड्रेशन हो गई है और हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना वो बना है ट्रांस। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमने करना है, वो स्टेप हमने क्या करना है? हमने चौथा स्टेप प्रोसीड करवाना है, और वो चौथा स्टेप हमारे पास है फिर से रिडक्शन। चौथा स्टेप हमारे पास क्या है? फिर से रिडक्शन। ठीक है, इस बार फिर से रिडक्शन होनी है, लेकिन वो जो रिडक्शन है वो इस डबल बॉन्ड की होगी। ठीक है, रिडक्शन किसकी पहली बार हुई थी? हमने कहाँ पर रिडक्शन करवाई थी? CO की। यहाँ पर C डबल बॉन्ड C की रिडक्शन होगी। डबल बॉन्ड है तो रिडक्शन की वजह से वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या यूज करना है? H यूज करना है। तो यहाँ पर भी रिडक्टेज कौन सा यूज होना है? रिडक्टेंट NADPH। याद रखना, फैटी एसिड सिंथेसिस में जितने भी रिडक्टेंट यूज होंगे वो होंगे NADPH। ठीक है, तो NADPH यूज करने से जो C डबल बॉन्ड C है वो खत्म हो जाएगा और उसकी जगह 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, मतलब ये बॉन्ड खत्म। ठीक है, अब मैं इसको साथ साथ लिख देता हूँ। ठीक है, 2 बॉन्ड खत्म, तो एक H यहाँ पर था, एक H यहाँ पर था, उस रिडक्शन की वजह से एक H यहाँ लग जाएगा और एक H यहाँ लग जाएगा, और इस तरीके से हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा, अब वो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? इनॉइल। क्या कहलाएगा? इनॉइल। या बल्कि तो अब सिंपल स्ट्रक्चर बन गया, ये इनॉइल नहीं है, इसको हम सिंपल ब्यूटाराइल, क्या बोलेंगे? ब्यूटाराइल ACP। ये स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया, और जो एंजाइम यूज होगा वो होगा इनॉइल, क्योंकि पहले ये इन था ना, तो इनॉइल ACP रिडक्टेज। ठीक है, इनॉइल ACP रिडक्टेज। तो जो एक और एग्जांपल हमारे पास एंजाइम के आगे वो है इनॉइल रिडक्टेज। तो ये एंजाइम हमारे पास यहाँ पर यूज हुआ और हमारे पास फैटी एसिड्स की जो एक साइकिल है वो कंप्लीट हुआ। पहले कंडेंसेशन हुई, उसके बाद रिडक्शन हुई, फिर डिहाइड्रेशन हुई, फिर रिडक्शन हुई। तो अब हमारे पास ये वाला फाइनल स्ट्रक्चर बन गया है। अब इस फाइनल स्ट्रक्चर को हम एनालाइज करते हैं, इसको मैं सिंपल लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये समझ आ कि तुम लोगों को, इसको मैं सिंपल लिख देता हूँ। सिंपल कैसे लिखेंगे? यहाँ पर CH2 और यहाँ पर भी CH2। ठीक है, तो अब अगर इसको हम गौर से देखते हैं, हमारे पास ये साइकिल कंप्लीट हो गया। तो एक मेलोनाइल कोएंजाइम ए की वजह से एसिटाइल कोएंजाइम ए में कितने कार्बन की एडिशन हुई? देखो, एसिटाइल कोएंजाइम ए तो इधर तक था ना, 2 कार्बन वाला था, लेकिन अब जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बना है इसमें कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4। कितने कार्बन हैं? 4। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास जो स्टेप्स हैं वो खत्म हो गए। अब हम एनालाइजिंग करते हैं इसकी कि हमने इसमें क्या क्या सीखा है। तो यहां पर एक मेलोनाइल कोएंजाइम ए की वजह से कितने कार्बन यूनिट्स की एडिशन हुई? 2 कार्बन यूनिट्स की एडिशन हुई है। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये तो हमारे पास फिलहाल 4 कार्बन वाला है, अगर मैं बनाना चाहता हूं 16 कार्बन वाला, कितने कार्बन वाला? 16 कार्बन वाला।
16 कार्बन वाला में कोई वो 16 कार्बन वाला हमारे पास फैटी एसिड कौन सा होता है, पाल्मिटेट। क्या होता है, पाल्मिटेट। तो उस 16 कार्बन को वाला पाल्मिटेट को बनाने के लिए मुझे कितने मेलोनाइल कोएंजाइम ए की जरूरत पड़ेगी। तो देखो स्टार्टिंग में हमने लिया था एसिटाइल ग्रुप, उसमें 2 ऑलरेडी थे, ठीक है। जब एक मेलोनाइल हमने ऐड किया तो 4 हो गए, दूसरा ऐड करेंगे तो 6 हो जाएंगे, तीसरा ऐड करेंगे तो 8 हो जाएंगे, चौथा ऐड करेंगे तो 10 हो जाएंगे, पांचवा ऐड करेंगे तो 12 हो जाएंगे, छठा ऐड करेंगे तो 14 और सातवां मेलोनाइल ग्रुप ऐड करेंगे तो 16 कार्बन। तो इसका मतलब पाल्मिटेट कार्बन को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितने मेलोनाइल ग्रुप की जरूरत पड़ेगी, 7 और रिक्वायर्ड। तो हमें 7 मेलोनाइल ग्रुप्स की जरूरत पड़ेगी 16 कार्बन पाल्मिटेट को प्रोड्यूस करने के लिए। और याद रखना ये साइटोसोल में हो रहा है और साइटोसोल में सिर्फ कार्बन नंबर 16 तक की प्रोडक्शन फैटी एसिड्स की हो सकती है। इसके बाद की जो इलांगेशन है उसके लिए हमें माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाना होगा। तो उसका हम बाद में देखेंगे। जो सिंपल हमारे पास बेसिक चीजें क्या है वो ये है कि इस चीज को याद रखना, 16 कार्बन के लिए ये ना क्या देना कि एक मेलोनाइल की वजह से 2 कार्बन यूनिट्स का इजाफा होता है, तो 16 के लिए 8 नहीं 7, क्योंकि 2 तो उसके पास ऑलरेडी एसिटाइल ग्रुप की वजह से प्रेजेंट होते हैं। फिर आगे इसके साथ क्या होगा, अब ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया, देखो एक साइकिल कंप्लीट हो गया। साइकिल कंप्लीट होने के बाद अब दूसरा साइकिल स्टार्ट होना है। तो दूसरा साइकिल कैसे स्टार्ट होगा वो चीज याद रखो। दूसरा साइकिल स्टार्ट करने के लिए हमारे पास दोबारा से ये वाला एंजाइम, दोबारा से ये वाला एंजाइम कौन सा था, एसिटाइल कोएंजाइम ACP ट्रांस एसिटाइलेज, यही वाला एंजाइम इस ACP से, ये जो नाम में ACP आ रहा है ना, इसकी यही मसला है। ये जो ACP वाला पोर्शन था वहां से इस पूरे, ये जो पूरा हमारे पास ब्यूटाराइल बना था, इस ब्यूटाराइल को उठा के यहाँ पे अटैच कर देगा। कहाँ पर, यहाँ पर। तो ये बन जाएगा CH2 CH2 और H3C, और ये अब यहाँ पर बन गया। और यहाँ से ऊपर से जो ACP है हमारे पास वो दोबारा से अवेलेबल होगा किसके लिए, एक और मेलोनाइल ग्रुप के साथ अटैच होने के लिए अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे अब एक और मेलोनाइल ग्रुप अटैच होगा। तो अब दोबारा से वही चार रिएक्शन सेम मैनर में दोबारा से होंगे। क्या होगा भाई, यहाँ पर CO2 रिलीज हो जाएगा, CH2 यहाँ पर अटैक करेगा, ये वाला उठा के उधर चला जाएगा, फिर इस वाले CO की रिडक्शन होगी, फिर डबल बॉन्ड बनेगा, फिर डिहाइड्रेशन होगी, मतलब डिहाइड्रेशन होगी, उसके बाद डबल बॉन्ड बनेगा, फिर रिडक्शन होगी, तो फिर ये 4 का 4 उधर अटैच हो जाएगा और ये 2 वाले जो है इनकी हो जाएगी एडिशन, लेकिन नाम चेंज होंगे। अब ब्यूटाराइल वगैरह नहीं कहोगे क्योंकि अब 6 कार्बन वाले तो उससे डिफरेंट नाम आएंगे, लेकिन प्रोसेस सेम है। प्रोसेस क्या है, सेम है। और ये चलता जाएगा जब तक पाल्मिटेट नहीं बनता, अब ये तो बात हो गई यहाँ पर कि हम इसको आगे प्रोसीड कैसे करेंगे। अब अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो इस कॉम्प्लेक्स में जो फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स था इसमें कितने डिफरेंट साइट्स थे। एक हमारे पास KS, एक ACP, एक AT, MT, HR, BD, ER, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 डिफरेंट एक्टिव साइट्स हैं, 7 डिफरेंट एक्टिव साइट्स हैं, या 7 डिफरेंट एंजाइम इसे बोल रहे हो, 7 डिफरेंट एंजाइम्स हैं किसमें, ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स में। कीटोएसाइल सिंथेज ACP, एसाइल कैरियर प्रोटीन्स AT, हमारे पास क्या है एसिटाइल कोएंजाइम ट्रांसफरेज, ट्रांस एसिटाइलेज, मेलोनाइल कोएंजाइम ट्रांसफरेज, उसके बाद हाइड्रोक्सी ब्यूटाराइल रिडक्टेज, उसके बाद क्या है ब्यूटेनाइल जो है वो डिहाइड्रेटेज और इनोइल रिडक्टेज। तो ये वाले एंजाइम मिलकर इस कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर पूछा जाए कि कितने एंजाइम्स हैं तो 7। अब इस कॉम्प्लेक्स को मैं थोड़ा इस फॉर्म में बना लेता हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आए।
हम बना सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में होता है ACP, सेंटर में क्या होता है ACP, उस ACP पे SH ग्रुप अटैच हुआ होता है। और इसी के साथ अगर मैं इसकी तरफ बना लूँ तो इधर हुआ होता है हमारे पास KS, क्या होता है KS, और उस KS पे भी SH ग्रुप होता है। ये सिस्टीन वाला है, वो ACP वाला है, और साथ में इसके AT होगा, ठीक है, जो ट्रांसफरिंग करेगा। इसके इस तरफ हो MT, ठीक है, उसके बाद HR, फिर BD और फिर ER। तो इस तरीके से ये एंजाइम होगा और यहाँ पर एडिशन होती चली जाएगी और हमारे पास जो सिंथेसिस है फैटी एसिड्स की वो होती चली जाएगी। ठीक है, इसमें एक बात वही याद रखना कि भाई पाल्मिटेट के प्रोडक्शन के लिए कितने मेलानाइट कोएंजाइम ए हमें चाहिए होंगे, तो 7 चाहिए होते हैं। कितने चाहिए होते हैं 7। और अगर कोई पूछे कि कितने एसिटाइल ग्रुप चाहिए होंगे तो भाई 8 चाहिए होते हैं। ये बात याद रखना। क्यों? क्योंकि 7 एसिटाइल ग्रुप हमें रिक्वायर्ड है 7 मेलानाइट कोएंजाइम ए को प्रोड्यूस करने में, और 1 एसिटाइल ग्रुप हमें रिक्वायर्ड है स्टार्टिंग में जो सिस्टीन रेजिड्यू है KS का उस पर लगाने के लिए। तो टोटल 8 कोएंजाइम जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो यूज होंगे। अब जो तीसरी बात इससे रिलेटेड है वो ये है भाई कि हमारे पास जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, एसिटाइल कोएंजाइम ए या फिर NADPH, इसके रिसोर्सेज क्या है, ये कहाँ से आते हैं? ठीक है, NADPH हो गया या फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये फैटी एसिड्स के सिंथेसिस में आते कहाँ से है? तो भाई सिंपल है भाई, आप लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया में हम जब क्रेब्स साइकिल पढ़ रहे थे तो उस वक्त हमने इस चीज को डिस्कस किया था। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये मैट्रिक्स है उसका, ये इनर जो मेन चीज है, आउटर मेम्ब्रेन पोरेन होती है उसमें सब कुछ निकल जाता है इनर, और इस तरफ साइटोसोल, इस तरफ क्या है साइटोसोल। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में जब ऑक्सैलो एसीटेट मतलब जो सिट्रेट था, सिट्रेट कहाँ पे बन रहा था? ऑक्सैलो एसीटेट के साथ एसिटाइल कोएंजाइम ए अटैच होता, ठीक है, और दोनों मिलके सिट्रेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्रेब्स साइकिल का स्टार्टिंग सिट्रेट बनाते हैं, और कोएंजाइम ए जो है वो रिलीज हो जाता है। एसिटाइल ग्रुप इसमें ऐड हो जाता है सिट्रेट में और वो रिलीज हो जाता है। अब मैंने कहा था कि सिट्रेट बनने से ये डिसाइड नहीं होता कि भाई उसने क्रेब्स साइकिल ही करना है। क्रेब्स साइकिल तब डिसाइड होगा जब इस सिट्रेट से बनेगा हमारे पास अल्फा कीटोग्लूटारेट, मतलब आइसोसिट्रेट में कन्वर्जन के बाद जब अल्फा कीटोग्लूटारेट बनेगा तो फिर कंफर्म हो जाता है कि भाई अब इसने क्रेब्स साइकिल करनी है। तो यहाँ पर सिट्रेट बनने के बाद क्रेब्स साइकिल में जाने की बजाय यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स होती हैं इनर मेम्ब्रेन में, उसको बोलते हैं सिट्रेट ट्रांसपोर्टर्स। उसे क्या बोलते हैं? सिट्रेट ट्रांसपोर्टर्स। वो क्या करते हैं? वो इस सिट्रेट को जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में बना था इसको ले आते हैं साइटोसोल में। कहाँ ले आते हैं? साइटोसोल में। अब साइटोसोल में आने के बाद इस पर एक्ट करती है ATP। ड्यू टू ATP जो ADP में कन्वर्ट होगी, ये सिट्रेट दोबारा से ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा और एसिटाइल ग्रुप जो है हमारे पास कोएंजाइम ए की फॉर्म में रिलीज कर देगा साइटोसोल में। अब ये वाला जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो फिर आगे फैटी एसिड सिंथेसिस में यूज होगा। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए हमारे पास कहाँ से आते हैं फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए? भाई यहाँ से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से सिट्रेट उठता है और वो फिर बाहर आके एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है दोबारा से ऑक्सैलो एसीटेट। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि भाई ये एसिटाइल कोएंजाइम ए डायरेक्ट क्यों बाहर नहीं आया, इसने सिट्रेट में क्यों कन्वर्ट हुआ? तो उसका जवाब ये है कि जो इस एसिटाइल जो एसीटेट है उसके लिए इनर मेम्ब्रेन में कोई भी ट्रांसपोर्टर नहीं है। इनर मेम्ब्रेन एसीटेट के लिए क्या है? इम्परमेएबल। तो पहले उसको सिट्रेट में कन्वर्ट होना है, सिट्रेट में सिट्रेट ट्रांसपोर्टर के जरिए बाहर आता है और दोबारा से वो ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होके एसिटाइल कोएंजाइम ए को रिलीज कर देता है और यहाँ पर भी कोएंजाइम ए ऐड होगा, याद रखना। एसीटेट रिलीज हो जाएगा, वो फैटी एसिड में चला जाएगा। अब ये वाला जो ऑक्सैलो एसीटेट है ये ड्यू टू NADH, किसकी वजह से? NADH की
मेलेट में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेलेट में। मेलेट में कन्वर्जन जब हो गई उसके बाद ये मेलेट कन्वर्ट होगा NADP+ को रिड्यूस करके, मतलब NADPH बना के ये कन्वर्ट हो जाएगा पाइरुवेट में। इसमें पाइरुवेट में, और साथ में मेलेट 4 कार्बन वाला है, पाइरुवेट 3 कार्बन वाला, मतलब एक CO2 रिलीज होगा। तो CO2 रिलीज हो गया, मेलेट किस में कन्वर्ट होगा? पाइरुवेट में। अब इस पाइरुवेट के इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरुवेट ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? पाइरुवेट ट्रांसपोर्टर्स। वो पाइरुवेट इस ट्रांसपोर्टर के जरिए अंदर आ जाता है, ठीक है, और ये पाइरुवेट फिर ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ऐसे भी हो सकते हैं बाज़ दफा, अगर तुम लोगों ने मेलेट शटल सिस्टम पढ़ा हो तो यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर कुछ कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जिसको बोलते हैं मेलेट अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है। तो मेलेट इस रास्ते से भी अंदर आ सकते हैं और फिर ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होकर दोबारा से साइकिल चला सकता है। लेकिन उसका नुकसान क्या होगा कि हमारे पास NADPH नहीं बनेगा। तो दूसरी बात, जो NADPH कहाँ से आती है भाई? तो वो भी हमारे पास इसी सिट्रेट सिस्टम से NADPH भी बनती है और एसिटाइल कोएंजाइम A भी बनता है। अब एक सवाल क्या है कि भाई ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A है वो जब फैटी एसिड क्या करते हैं, फैटी एसिड जब ऑक्सीडाइज होता है, मतलब जब इसकी डिग्रेडेशन होती है। याद रखना एक और अच्छी बात यहाँ पर, मतलब कंसेप्ट फिट करने के लिए समझ लो कि हमारे पास जो फैटी एसिड्स की डिग्रेडेशन होती है ना, उसमें जो कंपाउंड्स यूज होते हैं, मतलब जो कंपाउंड्स बन रहे होते हैं वो टोटली रिवर्स ऑफ द सिंथेसिस है। लेकिन मसला क्या होता है, हमारे पास जो ऑक्सीडेशन होती है उसमें डिफरेंट एंजाइम्स यूज होते हैं। साथ ही तौर पर कोई भी फैटी एसिड है, कोई भी फैटी एसिड है, उसको जब रिवर्स में आना होता है तो रिवर्स में आने के लिए, मतलब अगर मैं पाल्मिट्रेट भी लेता हूँ 16 कार्बन वाला, तो रिवर्स में आने के लिए उसको मतलब 14 कार्बन और एक एसिटाइल कोएंजाइम A जो है उसकी फॉर्म में रिलीज होगा एसीटेट को। ये एसीटेट क्रेब साइकिल में जाएगा, वहां पे डिग्रेड हो जाएगा। तो रिवर्स में आने के लिए उसको जगह जगह पर थायोकाइनेज एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। किसकी? थायोकाइनेज। आप लोगों ने अभी फैटी एसिड्स की सिंथेसिस में कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं देखा जो कि काइनेज का काम कर रहा है। काइनेज का मतलब क्या? उनको एटीपी की जरूरत पड़ रही होती है। तो इन डिफरेंट एंजाइम्स की वजह से हम ये कहते हैं कि भाई जो रिवर्सल है फैटी एसिड्स के डिग्रेडेशन का वो इसके एग्जैक्ट इक्वल नहीं है सिंथेसिस का। इस वजह से यहाँ से जो एसिटाइल कोएंजाइम A आता है वो सिग्निफिकेंट नहीं है किसके लिए? दोबारा से फैटी एसिड्स को बनाने में सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। तो जो एसिटाइल कोएंजाइम A आते हैं वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया से बनकर आते हैं साइटोसोल में, और यहाँ पर जो एसिटाइल कोएंजाइम A है वो आगे जाके उसने क्रेब साइकिल में डिग्रेड होना है, उसे CO2 नहीं निकलना है। तो वो जो हमारे पास फैटी एसिड्स की डिग्रेडेशन है या जो फैटी एसिड्स की बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं, उसमें बस उस जो भी प्रोसेस तुम लोग कर रहे हो, जो हमने सिंथेसिस की है, जो चीज जिस सीक्वेंस से बन रही थी उसी सीक्वेंस से टूटेगी, लेकिन डिफरेंट एंजाइम्स यूज होंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता अगर मैं 16 कार्बन वाला कोई फैटी एसिड यूज करता हूँ तो सबसे आखिर में आके जो 14 कार्बन एक साइड पे रह जाएंगे और जो एसीटेट है वो निकल जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम A की फॉर्म में। इसी तरह अगर मैं वो अभी हमने जो ब्यूटाराइल बनाया था, अगर उसको मैं रिवर्स में लाता हूँ, रिवर्स में लाने का क्या है, उसमें रिवर्स में पहले रिडक्शन करूंगा, फिर उसके बाद क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगी, हाइड्रेशन होगी, मतलब पहले ऑक्सीडेशन फिर हाइड्रेशन, उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन और उसके बाद कार्बोक्सिलेशन। तो उसी के उल्टे आएंगे तो हमारे पास सिंथेसिस का उल्टा डिग्रेडेशन हो जाएगा, लेकिन एंजाइम्स जो हैं वो हमारे पास डिफरेंट यूज होंगे। तो एक चीज और याद रखना, एक हमें ये भी पता चल गया कि वो NADPH और एसिटाइल कोएंजाइम A कहां से आते हैं। ये NADPH का एक और भी सोर्स है और वो है फास्फेट पेंटोज शुगर पाथवे, पेंटोज फास्फेट पाथवे जो है वहां से भी हमारे पास NADPH आ सकते हैं। इस प्रोसेस को हम बहुत ही तफसील से न्यूक्लियोटाइड के मेटाबॉलिज्म में पढ़ेंगे। तो पेंटोज फास्फेट पाथवे जो है उसमें क्या होता है, हमारे पास जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है, ग्लूकोज 6 फास्फेट है वो कन्वर्ट होते हैं, काफी सारे रिएक्शंस होते हैं राइबोलोज 5 फास्फेट में, ठीक है। उसमें ये कन्वर्ट होता है
और इसके दौरान वो दो डिफरेंट जगहों पर NADPH को रिलीज करता है, तो वो NADPH भी एज अ सोर्स फॉर द फैटी एसिड सिंथेसिस हम यूज कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फैटी एसिड सिंथेसिस। बहुत ही इजी है, बस आप लोगों का हमें क्विक सा रिव्यू देते हैं कि हमने क्या क्या किया है। वो जो स्टेप्स हैं बेसिकली उन स्टेप्स का रिव्यू लो, ठीक है। कि हमने उन स्टेप्स में बेसिकली किया क्या है, उसको छोटा सा साइकिल बनाते हैं और साइकिल बनाने के बाद इस लेक्चर को एंड कर देते हैं। अगले लेक्चर में हम इस तरह के इसकी रेगुलेशन देखेंगे कि रेगुलेट कैसे करता है। तो देखो 4 स्टेप्स क्या थे बेसिकली। पहले था डीकार्बोक्सिलेशन, पहले डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन के बाद उसकी रिडक्शन करेंगे, क्या करेंगे, रिडक्शन। उसके बाद उसकी करेंगे डिहाइड्रेशन, ठीक है। डिहाइड्रेशन के बाद दोबारा से रिडक्शन करेंगे और फिर से ये साइकिल ऐसे चलता चला जाएगा। पहले रिडक्शन किसकी होती है, C डबल बॉन्ड O की, दूसरी रिडक्शन होती है C डबल बॉन्ड C की, ठीक है। इस रिडक्शन में NADPH यूज होता है, इस रिडक्शन में भी NADPH यूज होता है और डिहाइड्रेशन में H2O का रिमूवल होता है, डीकार्बोक्सिलेशन में CO2 का रिमूवल होता है। तो इस तरीके से यही 4 स्टेप्स जो हैं ये सीक्वेंस में बार बार रिपीट होंगे और हमारे पास फैटी एसिड जनरेट होता चला जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आए तो कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी कंसेप्ट समझ नहीं आया तो सवाल पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। तब तक